वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू द क्वेस्टलिंक आईएएस प्रीलिम्स मास्टरी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स पोर्शन और पीवाईक्यूज को थ्रू एमसीक्यूज। और इस श्रृंखला में आज डे 3 पार्ट 1 है और आज का टॉपिक है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and it describes the union and its territory. So इस पार्ट में टोटल 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 discusses about name and territory of the union. आर्टिकल 2 discusses about admission और establishment of the new states. आर्टिकल 2 में जो भी नए स्टेट्स का फॉर्मेशन करना होता है, लेकिन वो स्टेट्स जो हैं बेसिकली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स नहीं होते हैं। अगर कोई नया टेरिटरी है जिसको इंडिया में शामिल किया जा रहा है तो उन सब स्टेट्स के एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट के लिए आर्टिकल 2 को रेफर करना होता है। आर्टिकल 3 इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स and it is basically about changing the name of areas, alteration of boundaries या names of existing states। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं ये बेसिकली किस चीज़ का काम करती है, ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करती है। ठीक है। और आर्टिकल 4 जो है ये बेसिकली जो है आर्टिकल जो भी लॉज आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर में बनेंगे, ठीक है, तो उसके कंसिक्वेंट या इंसिडेंटल जो भी अमेंडमेंट्स लाने हैं, फर्स्ट शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, इन सब के जो रिलेटेड मैटर्स होंगे तो उसको आर्टिकल 4 में डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 it asks about, according to the article 1 of the Indian Constitution, India is group of states, federation of states, confederation of states, union of states। बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, ग्रुप ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट या कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट या यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो बेसिकली इंडिया को क्या डिस्क्राइब कैसे किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स के थ्रू से। यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया और भारत दोनों को बताया गया है एज यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया हालांकि फेडरेशन ऑफ स्टेट है, लेकिन इसको डिस्क्राइब किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स में, जो कि यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे जो फेडरल नेचर है हम लोग बाद में जाके देखेंगे कि यहाँ का जो फेडरल नेचर है इसमें क्या है कि स्टेट्स एक साथ आए नहीं है, यहाँ पे एक साथ जैसे यूएसए में एक साथ आकर फेडरेशन का गठन नहीं किया गया है। ठीक है, देयर वाज दिस प्रोविजन डील्स विद 2 थिंग्स, 1 नेम ऑफ द कंट्री एंड 2 टाइप ऑफ पॉलिटी। तो इसमें क्या बताया गया है, 2 चीज बताया जा रहा है। एक बताया जा रहा है नेम ऑफ द कंट्री। नेम ऑफ द कंट्री आर्टिकल 1 में बताया गया है। नेम ऑफ द कंट्री क्या है, इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, इट इज नेम ऑफ द कंट्री। और सेकंड क्या बताया गया है, पॉलिटी। पॉलिटी कैसा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इंडिया में फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें स्टेट्स जो है साथ में आकर स्टेट्स का फॉर्मेशन नहीं किए हैं, और स्टेट्स जो है इसमें क्या कर सकती है, कोई सिसीड नहीं कर सकती है, कोई सिसीजन का पावर नहीं है। ठीक है, तो इसमें फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में नहीं बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का फेडरेशन कैसा है, क्वासी फेडरल है। इंडिया का फेडरेशन क्वासी फेडरल है। ठीक है, और इसको फर्दर हम लोग डिटेल्स देखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडिया के नेचर ऑफ द स्टेट के बारे में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो स्टेटमेंट 1 आस्क स्टेट्स लाइक आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज यूनियन ऑल्दो एट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इट इज फेडरल इन नेचर। तो आर्टिकल 1 जो डिस्क्राइब कर रहा है वो यूनियन ऑफ स्टेट डिस्क्राइब करता है, लेकिन इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल स्ट्रक्चर में है। तो ये बात ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 बोल रहे हैं, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट। ठीक है,
इंडियन फेडरेशन जो है एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के बीच में। द स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड, स्टेट्स के पास क्या है, कोई सिसीड करने का राइट्स नहीं है, अलग नहीं हो सकता है अपनी मर्जी से। तो ये बात भी सही लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से चेक करते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट both of them explain statement 1. Option B, both statement 2 and 3 are correct but only one of them explains statement 1. Option C, only one of the statement 2 and 3 is correct, that explains statement 1. And option D, neither statement 2 nor statement 3 is correct. तो चेक करते हैं कि आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बात सही है। ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि आर्टिकल 1 क्या बता रहा है, आर्टिकल 1 बता रहा है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। लेकिन इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है। स्ट्रक्चर कैसा है, वो फेडरल है, स्ट्रक्चर फेडरल है, ये बात सही है। अब देखो कि यहाँ पे हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि यूएन, हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों प्रेफर किए रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो इसका दो महत्वपूर्ण रीजन है। फर्स्ट रीजन है कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट अमॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या रीजन, एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन यूएसए में क्या है, यूएसए में फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन यूएसए में वहां पे क्या हुआ है कि स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट है, ठीक है। लेकिन इंडिया में स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है। और दूसरा क्लॉज क्या है कि स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड, नो राइट टू सिसीड, यहाँ पे स्टेट्स अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए भी जो है इंडिया को बेसिकली यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट कहा गया है, ठीक है। फेडरेशन, द फेडरेशन इज एन यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रिक्टेबल। यहाँ पे जो यूनियन है ना, जो यूनियन है ये इनडिस्ट्रिक्टेबल है, ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसका विघटन नहीं कर सकता है, ठीक है। द कंट्री इज एन इंटीग्रल होल एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स का रोल क्या है, स्टेट्स का रोल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, राइट। इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि आर्टिकल स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है और बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, so let's move to the next question, that is question number 3. So question number 3, consider the following statements. The union of India is a wider expression than the territory of India. स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज ग्रेटर देन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट का ये क्लेम है, ठीक है। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट गोज लाइक यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ओनली द स्टेट्स वेयर एज टेरिटरी ऑफ इंडिया includes states, union and territories that may be acquired by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फ्यूचर। तो यूनियन ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं कि इसमें यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट आते हैं, लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स भी आते हैं, यूनियन टेरिटरी भी होती है और वैसे टेरिटरी भी आते हैं जिसको इंडिया फ्यूचर में एक्वायर कर सकता है, ठीक है। सो लेट्स लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, territory of India can be classified into 3 categories: territories of the states, union territory and territories that may be acquired by the government of India. तो टेरिटरी को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है कि टेरिटरी में क्या क्या आ जा रहे हैं, टेरिटरी में जो आ रहे हैं वो टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी आ रहे हैं और जो टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड, ठीक है, टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, ये भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये टेरिटरी का है, तो इसलिए क्या है कि टेरिटरी इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी क्या है, बेसिकली वाइडर एक्सप्रेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया से। क्यों, यूनियन ऑफ इंडिया में while the former includes not only the states but also the union territories and territories that may be acquired by the government of India at any future. यूनियन ऑफ स्टेट्स में सिर्फ स्टेट्स आ रहे हैं, लेकिन टेरिटरीज में क्या आ रहे हैं, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स भी आ रहे हैं, यूनियन टेरिटरी भी आ रहा है और टेरिटरी जो एक्वायर्ड फ्यूचर में होने वाला है वो भी आ रहा है। सो
पॉइंट स्टेटमेंट को देखते हैं, द यूनियन ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन दैन टेरिटरी ऑफ द इंडिया। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि टेरिटरी बड़ा है यूनियन ऑफ स्टेट्स से। बट द सेकेंड स्टेटमेंट सीम्स राइट, द यूनियन ऑफ इंडिया includes not only the states, whereas the territory of India includes states, union and territories that may be acquired by the government of India in the future. तो second statement correct है, so the answer would be D. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Okay. प्रेजेंटली कितना है इसमें, एक चीज और देख लो कि प्रेजेंटली 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं कि द पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो न्यू स्टेट को कार्व आउट करने के लिए इसका पावर किसके पास है, इसका पावर किस गवर्नमेंट बॉडी या इंस्टीट्यूशन के पास में है? तो इसका आंसर आर्टिकल 2 से आता है। आर्टिकल 2 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। तो आर्टिकल 2 किसको पावर देता है? ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि चाहे तुम एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। जो भी टर्म्स कंडीशन पार्लियामेंट को ठीक लगा उसके हिसाब से जो है वो एडमिट कर सकते हैं न्यू स्टेट्स को इंडिया में। तो आर्टिकल 2 कन्फर्स 2 डिस्टिंक्ट पावर्स टू पार्लियामेंट। 2 पावर देता है पार्लियामेंट को। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया एंड सेकेंड द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। ठीक है, तो इसमें पावर क्या होता है कि एडमिट न्यू स्टेट्स टू द यूनियन ऑफ इंडिया, द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। एक है एडमिट, दूसरा है एस्टेब्लिश, राइट। 2 चीज है इसमें। तो इसमें देखो, पावर ऑफ एडमिट्स रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो जो पहले ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है उस स्टेट्स का क्या कर सकता है, उस स्टेट्स का इंटीग्रेशन कर सकता है। एक क्लॉज में वो ये दिया गया है और दूसरा है कि क्रिएशन ऑफ स्टेट्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट अर्लियर, और क्रिएट भी कर सकता है कि जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। इसमें ध्यान देने वाला बात ये है या नोट करने वाला बात ये है कि आर्टिकल 2 जो है वो एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें उस चीज को डिस्क्राइब किया जाता है कि जो ऑलरेडी पार्ट नहीं है इंडिया का। जबकि हम लोग आगे देखेंगे कि आर्टिकल 3 जो है उन स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन पे बात करता है या फॉर्मेशन पे बात करता है या अल्ट्रेशन पे बात करता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ हमें समझना है कि आर्टिकल 2 जो है वो न्यू स्टेट्स के बारे में बात करेगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जबकि आर्टिकल 3 जो है उन स्टेट्स के बारे में बात करेगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और इनके अल्टरेशन के बारे में बात करेगा आर्टिकल 3, राइट। इनके रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेगा। ऑलराइट, सो the answer will be A. The power to carve out new state is vested in the parliament. Moving to the next question, that is question number 5. Okay, so question number 5 states that with reference to the Constitution of India, consider the following statements. Parliament can form new state by separation of territory from an existing state. Okay. Parliament can alter the name and boundaries of the existing state. Parliament can diminish the area of state only with the consent of the concerned state. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि पार्लियामेंट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, पार्लियामेंट क्या कर सकता है? पार्लियामेंट न्यू स्टेट का फॉर्मेशन कर सकता है, न्यू स्टेट का फॉर्मेशन कर सकता है बाय सेपरेशन फ्रॉम टेरिटरी। ठीक है, बाय सेपरेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कैन अल्टर द नेम एंड बाउंड्री ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। अल्टर नेम एंड बाउंड्री ऑफ द स्टेट, तो ये कर सकते हैं। बेसिकली जब आप आर्टिकल 3 देखोगे, आर्टिकल 3 का प्रोविजन देखोगे तो आर्टिकल 3 में ये दोनों प्रोविजन दिखेंगे। लेट्स लुक इनटू द
let's look into the clauses of Article 3. Article 3 is about formation of new states and alteration of areas, boundaries और names of the existing states. तो इसमें क्या क्या clauses हैं? आर्टिकल 3 बोलता है कि फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट. ठीक है, ये कर सकता है. तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है कि एक नया स्टेट बना सकते हैं आर्टिकल 3 के अंदर में. ठीक है. उसके बाद फिर क्या है कि ऑप्शन बी, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट. उसके बाद है कि अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट. ओके, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट. तो बेसिकली आप ये दोनों जब क्लॉज देखोगे तो स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट कैन अल्टर द नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट. इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है. अब इसमें देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है. तो इतना पावर है कि हम नेम चेंज कर सकते हैं, उसका एरिया चेंज कर सकते हैं, उसका बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं. बट उसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो इसमें बिल होगा वो उस बिल को किसको पहले रेफर करना पड़ेगा. उस बिल को प्रेसिडेंट को जो है किसको रेफर करना पड़ेगा, स्टेट को रेफर करना पड़ेगा टू एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू. ठीक है. अब यहाँ पे यही बात बोल रहा है कि प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अनलेस where the proposal contained in the bill affect the area boundary of the name of any of the states. The bill has been referred by president to the legislature of that state for expressing its view thereon within such period as may be specified within the reference or within the such further period as president may allow and period so specified or expired. तो बेसिकली प्रेसिडेंट को जो है स्टेट को एक मौका देना पड़ेगा कि उसका व्यू है क्या है, उसका कंसर्न क्या है. जिस भी स्टेट का नाम चेंज किया जा रहा है उसका बाउंड्री अल्टर किया जा रहा है. ठीक है. लेकिन इसमें यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रेसिडेंट जो है इज नॉट बाउंड बाय स्टेट. यहाँ पे कुछ भी अपना व्यू देती है उसके लिए प्रेसिडेंट उस पर बाउंड नहीं है. वो अग्री कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. तो यहाँ पे जो कंसेंट है, नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट, कंसेंट जो है वो मैंडेटरी नहीं है. कंसेंट इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है. अब इसमें स्टेटमेंट में देखते हैं क्या बोलता है कि द पार्लियामेंट कैन डिमिनिश द एरिया ऑफ ए स्टेट. पार्लियामेंट कैन डिमिनिश एरिया ऑफ स्टेट ओनली तो वैसे भी एक्सट्रीम वर्ड होता है, ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट. तो यहाँ पे कंसेंट जो है वो जरूरी नहीं है, उसका व्यू जरूरी है. तो स्टेटमेंट 3 विल बी रॉन्ग, सो द आंसर विल बी बी. देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 6. Question number 6. Which of the following is not possible by a law of parliament under article 3 of the constitution? Article 3 of the constitution के अंदर में क्या possible नहीं है? Formation of new states, alteration of areas of the states, alternation of boundaries of the state, admission of the new state. तो हम लोग आर्टिकल 3 को पहले डिस्कस कर चुके हैं. इसमें पार्लियामेंट के पास अधिकार है न्यू स्टेट के फॉर्मेशन का. ठीक है. बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी or from any state or by uniting 2 or more states. ठीक है. Increase the area of the states, diminish the area of the state, alter the boundaries of the states, alter the name of the state. तो बेसिकली आपका इसमें अधिकार है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स का, अल्टरेशन ऑफ द एरियाज ऑफ द स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, ऑफ एडमिशन. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एडमिशन ऑफ द स्टेट. तो एडमिशन ऑफ द स्टेट्स, ये एडमिशन ऑफ द स्टेट्स का पावर किसमें है? आर्टिकल 2 में है. एडमिशन ऑफ द स्टेट्स आर्टिकल 2 में है. पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स और पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स. पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स. ठीक है. एंड पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स. ठीक है. ये किस में है? आर्टिकल 2 में है. ठीक है. और यहाँ पे आर्टिकल 3 में बेसिकली क्या है? जो अल्ट्रेशन का है, अल्ट्रेशन का पावर है. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में, दिस एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स इज नॉट पॉसिबल अंडर द आर्टिकल 3 बिकॉज इट इज पॉसिबल अंडर आर्टिकल 2 ओनली. ओके. देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 7
states that. So question number 7 states that consider the following statements. Statement 1, India is rightly described as indestructible union of indestructible states. ठीक है. Statement 2, the territorial integrity or continued existence of any state is not guaranteed by the constitution. तो इसमें देखो कि स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. मतलब इसमें बोल रहा है कि यूनियन भी जो है इंडेस्ट्रक्टिबल है. यूनियन इंडेस्ट्रक्टिबल है स्टेटमेंट के हिसाब से, और स्टेट्स भी जो है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है. स्टेट्स भी इंडेस्ट्रक्टिबल है. ठीक है. बट हम लोग आर्टिकल 3 के हिसाब से जानते हैं कि स्टेट्स का क्या किया जा सकता है. स्टेट्स का अल्टरेशन किया जा सकता है. स्टेट का अल्टर किया जा सकता है. इसका नेम जो है या बाउंड्री जो है, ठीक है, एरिया क्या है, इसको अल्टर किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है. ठीक है. आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और अल्टर द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स विदाउट देयर कंसेंट. ठीक है. तो बेसिकली स्टेट्स क्या हो गया, इसको अल्टर किया जा सकता है. तो ये इंडेस्ट्रक्टिबल नहीं होगा. मतलब स्टेट्स क्या है, डिस्ट्रक्टिबल है. ठीक है. और यूनियन बेसिकली इंडेस्ट्रक्टिबल है. ठीक है. आर्टिकल 1 में हम लोग देख चुके हैं कि यूनियन को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्ट नहीं किया सकता है. यूनियन का विघटन नहीं किया सकता है स्टेट्स के द्वारा. तो इन अदर वर्ड्स पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ द कंट्री. तो पार्लियामेंट जो है रीड्रॉ कर सकता है पॉलिटिकल मैप ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू इट्स विल. The territorial integrity or the continued existence of any state is not guaranteed. हम लोग देख चुके हैं कि स्टेट को अल्टर किया जा सकता है. स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है उसकी कंटिन्यूटी का कोई गारंटी नहीं है. ठीक है. तो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ठीक है. Thus the union can destroy the states whereas state government cannot destroy the union. तो यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आर्टिकल 3 के अंदर क्या कर सकती है, आर्टिकल 3 के अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है. ठीक है. लेकिन जो स्टेट्स है वो यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है. यूनियन स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है. राइट. सो India is rightly described as an indestructible union of destructible states. यूनियन indestructible है, इसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन स्टेट जो है वो डिस्ट्रक्टिबल है. सो स्टेटमेंट 1 विल नॉट बी द करेक्ट. ठीक है. स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. बेसिकली इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कौन है, यूएसओ को बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो यूनियन भी है उसको भी डिस्ट्रक्ट नहीं किया सकता है, उसको भी अल्टर नहीं किया सकता है, और स्टेट्स को भी विदाउट कंसेंट उनको इंडस्ट्रियल नहीं किया जा सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर. Okay, so moving to the question number 8. Moving to the question number 8. The question number 8 discusses about the creation of a new states requires a fill in the gap majority of the constitutional amendment. So creation of a new states required which type of majority for the constitutional amendment? ठीक है. ये बीपीएससी का क्वेश्चन है. सिंपल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी, 3/4 मेजोरिटी, 2/3 प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, नन ऑफ द एबव. तो बेसिकली जो क्रिएशन ऑफ स्टेट्स है हम लोग देख रहे थे, जो क्रिएशन ऑफ स्टेट थे उसमें क्या क्लॉज है, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के थ्रू से होगा. बट इसमें बोला जा रहा है ना कि ये जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है ये जो अप्लाई होगा, इसके थ्रू से जो प्रोविजन दिया हुआ है, दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. आर्टिकल 368 में बेसिकली क्या होता है कि अगर करना पड़ेगा तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा. ठीक है. अमेंडमेंट या स्पेशल मेजोरिटी के साथ में आपका रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए होगा. ठीक है. बट ये इतना लार्जर प्रोसेस नहीं है, जो अल्टरेशन है या स्टेट्स का एस्टेब्लिशमेंट है, ये इतना लार्जर प्रोसेस नहीं है. तो इसमें क्या बोला गया है कि आर्टिकल 4 में बताया गया है कि आर्टिकल 4 itself declares that the laws made for the admission or establishment of new states under article 2 and formation of new states and alteration
of areas boundaries of existing states under Article 3 are not to be considered as an amendment of the Constitution under Article 368. तो बेसिकली आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी चेंजेस हो गए ये आर्टिकल 4 में खुद डिसाइड कर दिया गया है कि ये अमेंडमेंट नहीं कहलाएंगे आर्टिकल 368 में। तो इसके लिए क्या होगा कि आपका स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो यहाँ पे है कि जो पास किया जा सकता है ना, इसको एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू से और सिंपल मेजोरिटी के थ्रू से, कैसे सिंपल मेजोरिटी से इसको पास किया जा सकता है। ठीक है, एक सिंपल मेजोरिटी से। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट will be question number 9. So next question is, with reference to the Constitution of India, consider the following statements. Indian territory can be ceded to a foreign state only by amending Constitution under Article 368. Okay, statement 2, settlement of a boundary dispute between India and another country does not require a constitutional amendment. ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि इंडियन टेरिटरी, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू ए फॉरेन स्टेट। इंडियन टेरिटरी, ठीक है, ये क्या कह सकता है, फॉरेन स्टेट में दिया जा सकता है, फॉरेन स्टेट को सीड किया जा सकता है किस टर्म्स पे, ओनली बाय अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, ओनली बाय अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों, देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर टू diminish any area of state under Article 3 does not cover secession of Indian territory to a foreign territory। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बात कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखो आर्टिकल 3 में तो हमें डिमिनिश करने का पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, किसी भी स्टेट के एरिया को डिमिनिश करने का, बट इसमें जो है सिसेशन का पावर नहीं है, सिसेशन का पावर आर्टिकल 3 में नहीं है। ठीक है, अगर आर्टिकल 3 में होता तो हमें आर्टिकल 368 के अंदर में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं था, लेकिन चूंकि इंडियन टेरिटरी को सेसेशन करने का पावर नहीं है, तो अगर पार्लियामेंट को कोई भी पोर्शन, कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया को सिसीड करना है फॉरेन टेरिटरी को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आर्टिकल 368 के अंदर में से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इंडियन टेरिटरी कैन बी सिसेडेड टू अ फॉरेन टेरिटरी ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। जैसा कि प्रीवियसली पार्लियामेंट इनेक्टेड द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 टू लीगली इनेबल द ट्रांसफर ऑफ बेरीबरी टेरिटरी टू पाकिस्तान। तो जैसे 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो है बेरीबरी टेरिटरी को पाकिस्तान में दिया गया था। अब सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि सेटलमेंट ऑफ ए बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट है इंडिया या अदर कंट्री में, उसमें अगर कुछ डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए होगा, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए अगर मान लो कि कुछ किसी पर्टिकुलर एरिया को ट्रांसफर करना है और वो उसके बदले में आपको कुछ ट्रांसफर करेगा, तो दिस डज नॉट रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, on the other hand, Supreme Court in 1969 ruled that settlement of a boundary dispute between India and another country does not require a constitutional amendment. It can be done by एग्जीक्यूटिव एक्शंस। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू से ही आपका बाउंड्री डिस्प्यूट जो है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स को हम लोग खत्म कर सकते हैं। इसके लिए कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जरूरत नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। सो बोथ 1 and 2 is correct. So therefore option C is the correct answer. Moving to the next question, that is question number 10. अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये देखो यूपीपीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? स्टेट्स हैव नो राइट टू secede from the union under the constitution of India. Okay, just advocacy of secession will have the protection of freedom of expression. तो इसमें देखो कि states have no right to secede from the यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो आर्टिकल 1 में इसके बारे में बात किया ही जा चुका है। ठीक है, कि आर्टिकल 1 जो है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जिसमें इंडिस्ट्रिक्टिविटी ऑफ द यूनियन की बात कही गई है। और आर्टिकल 3 भी जो है वो क्या बोलता है कि फॉर्मेशन या अल्ट्रेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करता है, लेकिन सिसीड के बारे में बात नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 पे जाते हैं कि स्टेटमेंट 2 जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेक्सेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो एडवोकेसी ऑफ सेक्सेशन जो होता है, एडवोकेसी ऑफ सेक्सेशन क्या है?
एडवोकेसी ऑफ सक्सेशन को बोला जा रहा है कि इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बेसिकली किस में आता है, आर्टिकल 19 में आता है। इसके अंदर में से इसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है एडवोकेसी ऑफ सेक्शन को। तो बेसिकली क्या है कि एडवोकेसी ऑफ सेक्शन को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। ये जो सक्सेशन वाला क्लॉज है ये बेसिकली क्या है, आर्टिकल 19 के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना, आप सक्सेशन की बात नहीं कर सकते हैं। एडवोकेसी ऑफ सक्सेशन लैक्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, the Constitution 16th Amendment Act correctly amended Article 19(2) to add sovereignty and integrity of India as a valid ground for imposing reasonable restrictions। ठीक है, अगर आप 16th Amendment Act के बारे में देखेंगे, 16th Amendment Act, तो उसमें क्या किया गया है कि जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसको क्या किया गया है कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बताया गया है आर्टिकल 19(1)(a) पे, ठीक है, एक रीजनेबल अमेंडेड, ठीक है, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बताया गया है फ्रीडम, फ्रीडम लाइक स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, इस पे, ठीक है। यूएपीए में भी बात किया गया है कि जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज होंगे, ठीक है, जो कि सॉवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड होंगे, तो वो क्या होगा, वो क्या बोल सकते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज माना जाएगा और उसके अंदर में जो है एक्शन लिया जाएगा लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट 2 होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है, लेकिन जस्ट एडवोकेसी ऑफ सक्सेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये गलत स्टेटमेंट है। सो द आंसर विल बी A, therefore A will be the correct answer. Moving to the next question, that is question number 11। तो इसमें क्या बोल रहा है कि consider the following pair। Coming to the question number 11, consider the following pairs। फर्स्ट कॉलम में प्रिंसली स्टेट्स दिए हुए हैं, सेकेंड कॉलम में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन टू इंडिया दिया हुआ है। तो जिस आज़ादी के टाइम पे ड्यूरिंग इनिशियल डेज बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे और उनके पास ऑप्शन था कि वो इंडिया के साथ जाएंगे या ना जाएंगे। तो बहुत सारे स्टेट इंडिया के साथ आ गए थे, लेकिन बहुत सारे स्टेट या तो पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे थे या फिर इंडिया के साथ नहीं आना चाह रहे थे। तो उस समय जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने अलग अलग एक्शंस लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया जा सके इंडिया में। तो इसी में से कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर। अब इनका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इंडिया से क्या है ये चेक करना है, ये मैच करना है। हैदराबाद बोला जा रहा है पेल्बी साइड के थ्रू से, जूनागढ़ को पुलिस एक्शन के थ्रू से, जम्मू कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू से। तो चेक करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 552 प्रिंसली स्टेट्स ले विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, ऑफ विच 549 स्टेट्स एसीडेड इन इंडिया विदाउट एनी मेजर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो थे 552 उस समय प्रिंसली स्टेट्स थे, तो 552 में 549 ने जो है इंटीग्रेशन को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। लेकिन 3 स्टेट जो थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, तो इन्होंने उस समय इमीडिएट इंटीग्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। हैदराबाद क्या था कि रूल्ड बाय निजाम, ठीक है ना। हैदराबाद साउथ टू रिमेन इंडिपेंडेंट, हैदराबाद ने इंडिपेंडेंट रहना किया, ठीक है, लेकिन ये इंडिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए ठीक नहीं था, ठीक है। तो फाइनली जो है वो 1948 में थ्रू पुलिस एक्शन और ऑपरेशन पोलो के थ्रू से जो है वो हैदराबाद को किसके थ्रू से, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के थ्रू से इंडिया में इंटीग्रेट किया गया था। सिमिलरली जूनागढ़ जो थे, जूनागढ़ मुस्लिम रूलर थे हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन में। तो ये बाद में क्या हुआ था कि उनको बाद में जो है जूनागढ़ को पेल्बिसाइड के थ्रू से इंटीग्रेट किया गया था इंडिया में। इसके जो किंग थे वो पाकिस्तान चले गए थे। और जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में बेसिकली उस समय कौन थे, हरी सिंह। और बेसिकली जब स्टार्टिंग में तो वो इंडिया के साथ नहीं आए थे, बट
बाद में जब ट्राइबल फोर्सेस ने अटैक किया तो उस समय महाराजा ने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, और इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर का 1947 में इंडिया में इंटीग्रेशन हुआ था। तो जम्मू कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो ये तो सबको पता है, दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, तो द आंसर विल बी ए, ओनली वन पेयर इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, उस समय 1950 में जो 4 टाइप के कैटेगरी ऑफ स्टेट्स थे, तो उनका बेसिकली डिस्क्रिप्शन क्या था और किस आधार पे उसको जो है बांटा गया था। तो पार्ट ए स्टेट्स फॉर्मर गवर्नर प्रोविंस, पार्ट बी स्टेट फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट फॉर्मर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो बेसिकली 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स किया गया था पार्ट ए बी सी डी में। तो पार्ट ए में वही थे कि गवर्नर के जो प्रोविंस थे, फॉर्मर गवर्नर प्रोविंस। पार्ट बी में जो है उस समय के जो प्रिंसली स्टेट थे। पार्ट सी में जो है अर्स्टवाइल चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। और पार्ट डी में बेसिकली जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को रखा गया था। तो यहाँ पर जो तीनों पेयर हैं वो करेक्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए describes the former governor provinces of British India. Part B describes the former princely states of British India, and Part C describes the former chief commissioner provinces of British India. So the answer will be C. All three are correct. Moving to the next question, that is question number 13. Okay. Which of the following is the first state in India फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। तो इंडिया में फर्स्ट स्टेट कौन था जिसका फॉर्मेशन किस बेसिस पे हुआ हो, जिसका फॉर्मेशन हुआ हो बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, हम लोग अभी तक समझ रहे थे कि स्टेट का फॉर्मेशन किस बेसिस पे हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे। ठीक है, तो अब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन को इस कंसेप्ट को थोड़ा सा देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। दो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट देखे थे कि बहुत सारा 552 जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंटीग्रेट हुए थे और उनका 4 क्लासिफिकेशन भी किया गया था। बट बेसिकली जो है समय के साथ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का भी डिमांड स्टार्ट हुआ बेसिकली लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और इसी डिमांड को देखते हुए जो है धार कमीशन का गठन किया गया 1948 में। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है फिजिबिलिटी देखा लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन का, एग्जामिन किया, बट जो है इन्होंने जो है रिऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सेप्ट किया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे, और लैंग्वेज को क्राइटेरिया नहीं रखा रिऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इसके बाद लेकिन फिर भी कंटिन्यूअस डिमांड उठते रहे, खास करके साउथ इंडिया से। तो जेवीपी कमेटी ने फिर से जो है गठित किया गया 1948 में। इसके मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, लेकिन इन्होंने भी जो है रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज को बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, और नेशनल यूनिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एम्फेसाइज किया। ठीक है, लेकिन चूंकि इंटेंस पॉपुलर एजिटेशन था, ठीक है, किसके द्वारा से, पोटी सीतारामल्लू के थ्रू से, ठीक है। तो इनके एजिटेशन को और हंगर स्ट्राइक को ध्यान में रखते हुए फाइनली जो है गवर्नमेंट को एक आंध्रा स्टेट का फॉर्मेशन करना पड़ा 1953 में। ठीक है, आंध्रा स्टेट का फॉर्मेशन करना पड़ा 1953 में, और इसीलिए आंध्रा स्टेट को भी माना जाता है फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्रा को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो सर्कमस्टांसेस है उसको और स्टेट्स को और रीऑर्गेनाइज करने के लिए फाइनली जो है फजल अली कमीशन को गठित किया जाता है 1953 से 1955 में। और इसमें जो है फजल अली के साथ के एम पनिकर और एच.एन. कुंजरू भी थे। तो इन्होंने जो है लार्जली या ब्रॉडली जो है लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इन्होंने लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो लेकिन ये भी वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी को नहीं बोले, और इन्होंने इनका जो गाइडिंग प्रिंसिपल था रीऑर्गेनाइजेशन का, यूनिटी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को देखना है, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हेजेमनी को देखना है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी भी रहेगा, वेलफेयर ऑफ द पीपल रहेगा।
ठीक है। और इन्होंने प्रपोज किया कि जो हम लोग पहले देखे थे पार्ट ए बी सी डी ये क्लासिफिकेशन को खत्म करने के लिए और न्यूली जो है रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो इनके बात को जो है फजल अली कमीशन के बात को, ठीक है, इनके बात को इम्प्लीमेंट किया गया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बेसिकली कब लेके आया गया 1956 में। ठीक है, और सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू से जो है स्टेट का रीऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, सम टेरिटरीज मर्ज्ड विद स्टेट्स अदर बिकम यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो 1956 में बेसिकली 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया। तो इसमें से जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इज फॉर्म्ड एज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेट कौन था जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट किया गया था, तो ये था बेसिकली आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इसी से सिमिलर क्वेश्चन आगे देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। The term union of states has been used in the constitution because Indian states have no right of separation. S.K. Dhar Commission have given preference to administrative convenience rather than language of reorganization of the states. ठीक है, कांग्रेस कमेटी इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया वेयर नॉट इन द फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो ये तो हम लोग इसके स्टेटमेंट्स को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल 1 में जो बोला गया है वो किस इंडिया दैट इज भारत उसको क्या बोला गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यूनियन ऑफ स्टेट्स में इसमें क्या है कि यूनियन को जो है डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है और स्टेट के पास में जो है कोई राइट ऑफ सेपरेशन नहीं है, इसीलिए इंडिया को जो है फेडरेशन जो है बोला भी नहीं जाता है, मतलब इन रियल सेंस कि स्ट्रक्चर इसका है लेकिन फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट में है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अभी हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखे थे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने देखा कि जो स्टार्टिंग में फर्स्ट में आए थे एस के धार ने क्या बोला था, एस के धार ने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ही प्रमोट किया था। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, और लैंग्वेज को डिनाई कर दिया था। सिमिलरली जब जेवीपी आए थे तो जेवीपी भी लैंग्वेज को क्राइटेरिया नहीं मानते थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का। फाइनली जब आंध्र प्रदेश का उधर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो उसके बाद जो फजल अली कमीशन आए थे, फजल अली कमीशन, इन्होंने लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो एस के धार हैड गिवन प्रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लैंग्वेज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कांग्रेस कमेटी इंक्लूडिंग जेवीपी was not in favor of reorganization of state on the basis of language, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के तरफ ही थे, तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। तो बेसिकली ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो therefore option D will be the correct answer. Moving to the next question, that is question number 15. Question number 15, which one of the following is the correct chronological order of the formation of the following states as full states of the Indian Union? Which one of the following is the correct chronological order of the formation of the following states? तो जो स्टेट फॉर्मेशन है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है स्टेट फॉर्मेशन का। ठीक है, अब स्टेट में दिया हुआ है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 4 स्टेट दिए हुए हैं, 4 स्टेट फॉर्मेशन का हमको ईयर देखना है और उसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से सजा देना है। ठीक है, तो देखो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन 1956 में स्टार्ट हुआ था, बट वो एक इवॉल्विंग प्रोसेस है और जो आज तक चलते आ रहा है। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में ये देखो कि नागालैंड का जो फुल स्टेटहुड मिला था वो कब मिला था 1963 में, हरियाणा को 1966 में, सिक्किम जो है फुल स्टेटहुड इसको कब मिला था 26 ये 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में। सो द करेक्ट सीक्वेंस विल बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वाज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन। तो नेशनल कैपिटल रीजन जो है दिल्ली को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू से जो है
नेशनल कैपिटल रीजन का स्टेटस मिला था, राइट। तो इसको चेक करते हैं। द 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू से जो है दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन का स्टेटस मिला था, ठीक है। इसके थ्रू से क्या हुआ था कि 239 ए जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। इसमें जो है लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रोविजन दिया गया, ठीक है। पावर और फंक्शन ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट और पब्लिक ऑर्डर, पुलिस लैंड ऑफ द रिजर्विंग फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। तो इसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट का पावर फंक्शन को तय किया गया और कुछ चीज़ें जो सेंसिटिव चीज़ें थे जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस लैंड, इन सबको यूनियन गवर्नमेंट के लिए रिजर्व किया गया, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो गया, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू से दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन है 2000 का। गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1987 इज इनकरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1987। दीव इज एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खम्मत। दमन एंड दीव वेर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा by 56th amendment of the constitution. दादर एंड नगर हवेली were French colonial rule till 1954। तो देखते हैं सारे ऑप्शंस को। गोवा को फुल स्टेटहुड जो है वो 57th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 के थ्रू से मिला था, ठीक है। एंड बिकमिंग द 25th स्टेटमेंट ऑफ द इंडियन यूनियन अंटिल इट वाज फॉर्म ऑफ द यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव। तो बेसिकली गोवा को 1987 में 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू से स्टेटहुड मिला था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दीव इज एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खम्बत, ये बात तो सही है। दीव इज ए स्मॉल आइलैंड इन द काठियावाड़ कोस्ट सिचुएटेड इन द गल्फ ऑफ खम्बत एंड वाज हिस्टोरिकली पोर्टुगीज पोसेशन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये पोर्टुगीज हुआ करता था, ठीक है। अब देखो, दमन एंड दीव वेयर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अभी जस्ट रिसेंटली हम लोग बात किए हैं कि 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 में गोवा और दमन एंड दीव जो है, गोवा और दमन एंड दीव वो जो है अलग सेपरेट हुए थे और गोवा को इससे 56 का अमेंडमेंट एक्ट 1987 में एक सेपरेट स्टेटहुड का मिला था, ठीक है। और उस समय दमन एंड दीव को जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा था। टिल रिसेंटली जब 2020 में जो है दमन एंड दीव को क्या कर दिया गया, दादर एंड नगर हवेली से जो है मर्ज कर दिया गया, ठीक है। आज के डेट में ये मर्ज है, दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है दादर एंड नगर हवेली वेयर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954। तो दादर एंड नगर हवेली बेसिकली क्या थे, ये पुर्तगीज थे। दादर एंड नगर हवेली ये फ्रेंच नहीं थे, ये पुर्तगीज थे, ठीक है ना। पुर्तगीज कॉलोनी से रिलेट करते थे। दे वर लिबरेटेड फ्रॉम द पुर्तगीज कंट्रोल इन 1954, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ये ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, इसीलिए जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये बीपीएससी में प्रीवियसली आज क्वेश्चन में है। बिहार इज एन स्टेट, इंडियन स्टेट वाज फॉर्म्ड इन। तो बिहार का फॉर्मेशन बेसिकली कब हुआ था, 1911, 1912, 1936, 2000। तो देखो बिहार का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था, 22 मार्च 1912 को। बिहार इसलिए इस दिन को 22 मार्च को जो है बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस is observed every year on 22 March, marking its formation of Bihar in 1912 when the Bihar administration carved out of Bengal presidency। तो इसमें क्या किया गया था, जो बंगाल था, बंगाल से जो है बिहार का, ठीक है, वो कार्व आउट हुआ था। लेकिन इस समय जो है ना, इस समय तक बिहार और उड़ीसा एक ही था, ठीक है, एक कंबाइंड प्रोविंस था। लेटर उड़ीसा अब जो है 1936 में क्या हुआ, 1936 में जो है उड़ीसा अलग हो जाता है बिहार से, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 1936 रिजल्टिंग द क्रिएशन ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोविंस ऑफ उड़ीसा, बोथ बिहार, ठीक है। तो इसमें हो जाता है अब, ठीक है। अब इसमें से एक बार फिर से बिहार का ये होता है, अल्ट्रेशन ऑफ द बाउंड्री होता है। इंडिपेंडेंट इंडिया में देखो कि जो झारखंड है ना वो फिर बिहार से अलग हो जाता है, झारखंड बिहार से अलग हो जाता है 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। ये थोड़ा सा रिसेंट इवेंट है। तो बिहार इज एन इंडियन स्टेट वाज फाउंड इन 1912। तो ऑप्शन बी विल बी द
correct answer. Option B will be the correct answer. So moving to the next question, that is question number 19. ये भी state reorganization से related है. Consider the formation of the following states and arrange this in chronological order. गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा. अब इसमें देखते हैं कि हरियाणा का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ है, 1966 में. ठीक है. झारखंड अभी हम लोग देखे थे कि ये बिहार से अलग हुआ था 2000 में. ठीक है. तेलंगाना जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है आंध्र प्रदेश से 2014 में. ठीक है. और गोवा तो हम लोग देख ही लिए थे कि 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987. ठीक है. दादर एंड नगर हवेली और इससे अलग होकर इसको फुल स्टेट ग्रुप किया था. तो अब ये जो क्रोनोलॉजी दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंगली जब इसको सजाओगे तो हरियाणा के बाद गोवा है, गोवा के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद तेलंगाना है. ठीक है. तो इसके लिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. सो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है. हम लोगों ने आज यूनियन एंड टेरिटरी से जो भी रिलेटेड PYQs थे यूपीएससी के या और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो स्टेट सिविल सर्विसेज से रिलेटेड थे तो उसके सारे कंसेप्ट को समझा. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो भी सिटीजनशिप है. तो तब तक के लिए कि एंजॉय रीडिंग. बाय. वी विल मीट in the next class. Thank you.